अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता एक बार फिर तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा है। फ़िज़ा में जंग और अमन दोनों की बाज़गश सुनाई दे रही है, मगर इस बार उम्मीद की एक किरण भी दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जंगबंदी की कोशिशें तेज़ हो चुकी हैं और हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान एक अहम सालिस के तौर पर उभर कर सामने आया है। ये पेशरफ्त न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए गैर मामूली अहमियत रखती है। आबनाए हुर्मुज़, जो आलमी तेल की सप्लाई की शरक समझी जाती है, इसकी मुमकिना बहाली आलमी मईशत के लिए जिंदगी की नई लहर साबित हो सकती है। अगर ये रास्ता खुलता है तो न सिर्फ तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि आलमी तिजारत को भी एक नई सांस मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब इतना आसान है? क्या चंद मुलाकातें और बयानात दहाइयों पर मुहित दुश्मनियों को खत्म कर सकते हैं? दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिना डील की खबरें भी गर्दिश में हैं। पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती सरगर्मियां भी गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी हैं। वज़ीर आज़म का कतर पहुंचना और आला अस्करी क़यादत का ईरान में मसरूफ़ होना इस बात का इशारा है कि पसे पर्दा कुछ बड़ा हो रहा है। इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतनाज़ और हसास मसला एटमी हथियारों का है। यहाँ नाज़रीन एक वाज़ेह और दोहरा मयार नज़र आता है, डबल स्टैंडर्ड नज़र आते हैं। इसराइल, जिसके बारे में आम तौर पर समझा जाता है कि वो एटमी सलाहियत रखता है, इसे आलमी सतह पर ज्यादा सवालात का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ ईरान है, जिसने बारहा एटमी हथियार ना बनाने का दावा किया है, सख्त पाबंदियों और मुसलसल दबाव का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक ये फर्क सिर्फ पॉलिसी का नहीं बल्कि ताकत के तवाजुन और सियासी मफादात का आकाश है। इसराइल को एक मगरबी इत्तेहादी होने की वजह से रियायत दी जाती है, कुछ नहीं कहा जाता, जबकि ईरान को एक मुखालिफ कुव्वत समझकर महदूद करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। ये रवैया न सिर्फ खित्ते में अदम तवाजुन पैदा करता है बल्कि आलमी इंसाफ के तस्वुर को भी कमजोर करता है, वीक कर देता है। सवाल यह है कि क्या वाकई अमन मुमकिन है या ये सब सिर्फ वक्ती मफादात का खेल है, क्योंकि ये वक्त सिर्फ सियासी फैसलों का नहीं है बल्कि तारीख रकम करने का है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए शाहिद कियानी साहब, एक्स एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब, सीनियर एनालिस्ट, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, IR एक्सपर्ट, भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले शाहिद कियानी साहब का रुख करते हैं और डिस्कशन का आगाज़ उनसे करते हैं। कियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग ख़त्म कराने के लिए हम देख रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपने उरूज पर हैं, और ऐसा लग रहा है कि सर एवरीवन इज़ टॉकिंग टू समवन। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें, एक डेलीगेशन जो है वो ईरान में मौजूद है और दूसरा डेलीगेशन खलीजी ममालिक के दौरों पर है। सर, आप कैसे देखते हैं सबसे पहले हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो ईरान का दौरा है, और वहाँ पे सर जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, अब्बास अराक्ची साहब ने जिस तरह से गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया, एंड बोथ पर्सन द वे दे हग्ड ईच अदर, सर ये पूरी दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है, ये अमेरिका को क्या मैसेज दे रहा है, और क्या आने वाले वक्तों में एक पॉजिटिव उम्मीद नज़र आ रही है इससे? पहली तो बात, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। अगर आप देखें तो वज़ीर आज़म साहब अपनी डेलीगेशन के साथ सऊदी अरेबिया, फिर कतर, फिर आप जाएंगे, तुर्की जाएंगे। वहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से गर्मजोशी के साथ जो लीडर्स हैं वो मिले, और फिर फील्ड मार्शल साहब जब गए ईरान, जिस गर्मजोशी, बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है लीडर्स की, किस गर्मजोशी के साथ फील्ड मार्शल साहब को मिले, और फिर उन्होंने अपनी जो मैसेज लेकर गए, जो 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 कर रहे हैं, वो एक यकीन कीजिएगा हमारी लीडरशिप का सबसे पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान की पहली दफा ये एक सियासी और और, और फौजी लीडरशिप एक पेज पर हैं, सीमलेस काम कर रहे हैं, और एम ऑब्जेक्टिव पीस हो, रीजनल पीस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और बड़े ममालिक जो हैं वो इसमें कामयाब नहीं हुए, तो इन्होंने हमें ट्रस्ट किया। ये एक ब्रिज है जो पाकिस्तान ने, इसकी एक तारीख है, मैं आपको बता दूं। जी 69 से में प्रेसिडेंट निक्सन ने कोशिश की पोलैंड के थ्रू चीन से बात करने की, कामयाब नहीं हुए। फिर उन्होंने ढूंढा कि चीन के सबसे अच्छा दोस्त कौन है, पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ब्रिज बना, और आपको याद होगा 71 में यहीं से हेनरी किसिंजर साहब गए और ये ब्रेक थ्रू हुई, और आज चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं आपस में, यहाँ पर भी हमारा यही है कि हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ट्रस्ट जो हमें दिया, हमने मीडिएशन का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की,
और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की। हमने कोई इधर की बात उधर नहीं बताई। और आज यही वजह है कि आज आप देखें कि जो अपनी न्यू व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है लेडी, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कोई सेकंड राउंड होगा तो पाकिस्तान में होगा। जी। ये वो मुल्क है जो डिलीवर कर रहा है, इसको हम ट्रस्ट करते हैं। ज़ाहिर प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो स्टेटमेंट है वो दे रहे हैं। तो अब हम इस पर, ये सेकंड राउंड है, मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि ये सेकंड राउंड डिसाइसिव होगा। उसकी रीजन बताता हूँ। जी जी। ये ईरान और अमेरिका ने अपनी जो पावर दिखानी थी वो दिखा चुके। सही। अब यहाँ पर ये डिसाइसिव इसलिए कि अब यहाँ पर ईरान भी चाहता है कि सैंक्शंस खत्म हो, वो भी दुनिया के साथ बातचीत कर सके, और अमेरिका भी दिखाना चाहता है कि मेरा मेरा ये रोल रहा है कि मैं ग्लोबल पीस ला सकता हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप का। बिल्कुल सही। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो दौरा है, फौजी और सियासी दौरा जो हमारे लीडर्स का है, वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। बिल्कुल सही सर, आपका पॉइंट आ गया। अब्दुल्ला गुल साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, ये जो दौरे हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हम देख रहे हैं कि एक डेलीगेशन जो है वो इस वक्त ईरान में मौजूद है, दूसरा हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक के तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान भरपूर सिफारती कोशिशों को जारी रखे हुए है, और मेरे ख्याल में इसी का ही समर है कि हमें वो ममालिक जिनके लिए हम सालिसी बने हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनके आपस के मामले हल हो जाएँ, वो हमारे पे ट्रस्ट कर रहे हैं। और आखिरी जो राउंड हम उम्मीद करते हैं, जो दूसरा राउंड होगा, वो आखिरी राउंड होगा। यही कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में ही होगा, और पाकिस्तान बेहतरीन मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। सर, कैसे देखते हैं अभी तक पाकिस्तान का जो किरदार है, और क्या आप समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तान को बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी मिल चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदू किया। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देखें कि जिस मुल्क में दुश्मन मुल्क के तैयारे फिजा में हों और वहाँ तोपों की घन घरज रही हो, और अभी भी वॉर जोन हो, उसके अंदर एक न्यूक्लियर पाकिस्तान के, एक एटमी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यूनिफॉर्म में वहाँ जा रहे हैं। इस शोर के दुनिया को बड़ा वाज़े बता दिया गया कि भाई ये रेड लाइन है। ज़ाहिर है, एक न्यूक्लियर मुल्क के हवाले से अगर कोई भी हॉस्टिलिटी होगी तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। सही। सबसे बड़ी इसके अंदर बात यह है कि जिस शख्स ने उनको रिसीव किया, उनके ऊपर इजराइल ने हेड मनी रखी हुई है। फिर जो उनकी लीडरशिप जो अपने अपने ज़ाहिर महफूज मुकामात पे थे, उनसे भी एक मुलाकातें हुई, और इन मुलाकातों का मकसद ज़ाहिर है ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। आपकी मुलाकातें लीक हो जाती हैं, लीक होने का मतलब ये है कि हदफ बन जाते हैं। दिस मीन्स के 2000% श्योरिटीज के साथ हमारे फील्ड मार्शल वहाँ बड़े मजबूत अंदाज में उतरे हैं। माजी में इसकी मिसाल आपको 1943 में विंस्टन चर्चिल की मिलती है, जब वो मॉस्को से पहुंचे थे मिस्र से, और बावजूद उनको ये खतरात थे कि दरमियान में जर्मन उनको निशाना बनाएंगे, लेकिन उस टाइम पे उनको स्टालिन को ये पैगाम देना जरूरी था कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और अगली हिकमत अमली के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से वजीर आजम का जो दौरा है, और मैं समझता हूँ कि ईरान के दौरे के बाद मुमकिन तौर पर अरब का दौरा भी हो सकता है। लेकिन इस सब के साथ साथ जो वजीर आजम के दौरे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जहां वो इन तमाम ममालिक के किरदार को सराहने गए हैं, वहीं इन ममालिक और ईरान के दरमियान जो मेरे ख्याल में चंद जंग की वजह से दूरियां पैदा हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हुई, उनको भी दूर कराना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि जब एक तारीख साज मुआहदा पाकिस्तान की सरजमीन पर हो, तो फिर इस्लामाबाद दोबारा से इस्लाम को आबाद करने का काम शुरू करे और दुनिया के अंदर आपस में मोहब्बतें बांटना शुरू करे। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इस सारे के अंदर जो पाकिस्तान के साथ अब दिफाई और स्ट्रेटेजिक नौयत के 7 और मुल्क खड़े हैं, जिनमें एक नॉन अरब मुल्क है और मोस्ट लाइकली वो टर्की हो सकता है। और उसके मतलब ये है कि पाकिस्तान के जिस ममालिक में आप देखें दुनिया के 800 के करीब अड्डे अमेरिका के मौजूद हैं, और जिन जिन ममालिक के साथ उसके दिफाई शराकतदारी है, वहाँ वहाँ उनका तजारत का हुजम भी सबसे ज्यादा है। दिस शोज कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल में तिजारती मंजरनामा बहुत ज्यादा तब्दील होने वाला है। वक्ती तौर पर हमें मुश्किलात है, वो तो पूरी दुनिया को भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इसके बदले में जो ईरान का
सैंक्शन शुदा जो मुल्क था, उसकी तकरीबन यूएई के साथ जो तिजारती हुजम चल रहा था, जी। जो अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो तकरीबन 90 बिलियन डॉलर का है। बिल्कुल तो सही। 90 बिलियन डॉलर आप देखें कि यूएई के साथ तो अभी ईरान की कुछ दूरियां पैदा हो चुकी हैं, और लगता ये है कि ये 90 बिलियन डॉलर का ट्रेड बार्टर ट्रेड में तब्दील होके पाकिस्तान की मईशत को एक जबरदस्त बूस्ट देगा। ये फील्ड मार्शल का वहां ईरान में उतरना, ये उनकी मतलब एतमाद हासिल करना नहीं था, सही। बल्कि इस बात का सबूत था कि वो खुद एक एतमाद हैं। और यही बात होती है कि जब आप देखें जो और डिप्लोमेसी के मुख्तलिफ अब्दुल्ला साहब, तरीके जो होते आपने हैं। शुरू में बात की, यकीनन ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है और पाकिस्तानी क़यादत जो है वो एक तारीख रकम कर रही है कि एक ऐसे मुल्क का दौरा किया जा रहा है जो इस वक्त जंगी हालत में है और वहाँ के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उन इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन हमारे फील्ड मार्शल ने जाके बता दिया कि हम पाकिस्तान ईरान के साथ है, ईरानी भाइयों के साथ है और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ये मसला है, ये जो ये जंग है, वो रिजॉल्व हो जाए। शायद कियानी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस तरह का जो एक बड़ा अग्रीमेंट होता है या इस तरह के माजी में जो अग्रीमेंट होते रहे हैं, सर इनका प्रोसीजर क्या होता है, इनकी स्टेजेस क्या होती हैं? जैसे हमने देखा कि पहला राउंड हुआ, बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी में ही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन डिस्कशन हुई, अपने अपने पॉइंट्स रखे, रेड लाइंस बता दी, अब दूसरा दौर होने जा रहा है। सर इसके बाद क्या कोई MOU साइन होता है, उसके बाद फाइनल अग्रीमेंट की तरफ जाते हैं? प्लीज सर हमें समझाइएगा ज़रा। देखिए जी, MOU तो होता है ना कि वो ये नहीं है, यहाँ पर ड्राफ्ट एग्रीमेंट है। मैं अब है। समझता हूँ, बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि ये जो ड्राफ्ट है वो दोनों में शेयर हो चुका है। पाकिस्तान की ने बिकेम मीडिएटर, उनको भी दिया गया है, अमेरिका सही। को भी और ईरान को। अब जो बातचीत हो रही है, फील्ड मार्शल साहब भी वहाँ गए हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पर हैं। यहाँ पर उनको दिखाया जा रहा है कि जी, क्योंकि मैं एम्बेसीज में रहा हूँ, वो ड्राफ्ट एग्रीमेंट आते हैं, चेक करती है, आपको देते हैं, आप मुल्क दोनों ममालिक जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट देंगे, क्योंकि देखिए जी, अगर आपने उस पे दस्तखत कर दिए, जो दस्तखत होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे, तो फिर आप तो फिर वर्बली बात होगी कि जी हमने जंग बंद करनी, ये करना है। यहाँ पर ये है कि ड्राफ्ट इनके दोनों ममालिक के पास है, 100% है। अब उनके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इसको क्या क्या बढ़ाना है या घटाना है, किन पॉइंट्स पर दोनों ममालिक की यूनानिमिटी है कि हाँ जी ठीक है, ये इन पर हम दस्तखत करेंगे, इस पे एग्री करेंगे। और ये जाहिर है टॉप लीडरशिप के पास होती है, क्योंकि ऊपर जब आपने दस्तखत, मुझे यकीन है कि जब यहाँ पर अब जो सेकंड राउंड होगा उसके ऊपर वो ड्राफ्ट साथ लेकर आएंगे और वहां पर बैठकर ये पर कम से कम मैं बता दूं, बैक चैनल के अंदर काफी हद तक उनकी एग्रीमेंट इस पर हो चुकी होगी। इनका ये जो फाइनल राउंड है उस पर बैठ कर ये बात करेंगे, हाँ जी अब ये हो गया, अब हम साइन करेंगे। और साइन करने के बाद, क्योंकि इस वक्त दोनों ममालिक को जो जरूरत है, फिर दोबारा दोहराऊंगा, ईरान चाहता है कि जनाब अब ये सैंक्शन उठाए जाएं और इस पर जो थ्रेट है दोबारा वो ना हो। अमेरिका का ये है कि अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप को कहते हैं मैं ग्लोबल पीस में बिलीव करता हूं और मेरी भी ये एक जीत है। सही। अच्छा कियानी साहब, ये भी प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि ये जो ड्राफ्ट होगा इसको फाइनल अग्रीमेंट समझा जाएगा या इनिशियल ड्राफ्ट होगा जो पहले साइन होगा और उसके बाद एक फाइनल अग्रीमेंट की तरफ जाएंगे? देखें जी, ये ऑन दी बिहाफ ऑफ दी गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट ही होता है। अब ये नहीं है कि इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरानी लीडरशिप साइन करेगी, नो, इनकी ऑन देयर बिहाफ। लेकिन इसके ऊपर जो जो ये बड़ा सेंसिटिव है, ये जी नहीं है, ये सेंसिटिव ट्रेड एग्रीमेंट तो नहीं है, ये तो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। बिल्कुल सही। इसमें दोनों ममालिक में, अभी फिर हम दोबारा आ रहा हूँ, काफी हद तक इन पर वो एग्री कर चुके होंगे। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हमारे डूज एंड डोंट्स का जी, किस पर हमने एग्री नहीं करना, ईरान ने और अमेरिका ने, उस पर अब बातचीत हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान एक रिलायबल ब्रिज पहले बना हुआ था, अब इंशाल्लाह बनेगा, क्योंकि अब ये फाइनल राउंड के अंदर हम चाहेंगे कि रीजनल ग्लोबल पीस हो, ताकि लोग जो है ना सुख का सांस लें, ताकि ये जंग तो खुदा न खास्ता पिछली जो जंग थी वो इतनी खतरनाक थी कि ये गल्फ के ममालिक जो थे और ईरान आगे पीछे उस पर फतह। और फिर हमारे लिए मसला क्या था, मैं फिर बताऊं, आगे हम 1979 से अब तक भुगत रहे हैं जो अफगानिस्तान में हुआ,
उसकी क्या क्या उसका क्या था। और अब ईरान में खुदा न खास इंस्टेबिलिटी होती है तो उसमें हमें भी नुकसान होता है और रीजन को भी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कियानी साहब, आपने हमें पूरी सिचुएशन जो है वो उसको क्लियर किया और बताया कि एग्रीमेंट किस तरह से मुख्तलिफ स्टेजेस से होता हुआ फाइनल की तरफ जाता है। हमें डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आईआर एक्सपर्ट वो भी ज्वाइन चुके हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ इस वक्त देख रहे हैं कि हम पूरी दुनिया में चल रही हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त भरपूर सिफारतकारी कर रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं, कितनी ज़रूरी है ये, और क्या हम फाइनल स्टेज की तरफ बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं? आपको, आपके देखने वालों को, आपकी टीम को सलाम। देखिए, जो सफारतकारी है ये एक बहुत ही इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स को अचीव करते हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने अब तक जो है वो मिलिट्री एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है सिंस दूसरी जंग अजीम के बाद। ठीक है। और उनकी मिलिट्री इंटरवेंशंस नजर आती है मुख्तलिफ एरियाज के अंदर, और उनका जो टॉप ऑफ द प्रायोरिटी रखा गया है उनकी फॉरेन पॉलिसी गोल वो सिक्योरिटी है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है, और कहीं कहीं जाके आपको प्रमोशन ऑफ अमेरिकन आइडियल्स जिसे आप कह लें वो नजर आते हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो एक्सेसिव यूज ऑफ पावर है इससे जो अमेरिका का तासुर है वो मुतासिर हुआ है बहुत बुरी तरह से पूरी दुनिया के अंदर। और यही वजह है कि ये जो मिलिट्री माइट का इस्तेमाल है, उस मिलिट्री माइट ने जो अमेरिका की जो पावर का असर था पूरी दुनिया में कि एक वो रोबस्ट पावर है, अनमैच पावर है जी। और उसका फायर पावर जो है कमाल का है, वो काफी हद तक मुतासिर हुआ है। खुद अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं वो ये समझते हैं कि इससे अमेरिका को इतना नुकसान हुआ है कि अब किसी को मिलिट्री थ्रेट देने का ये मतलब होगा कि आप ढोल बजा रहे हैं और उस ढोल की कोई अहमियत नहीं है, सवाए इसके कि बातचीत के जरिए से मेजर कंसेशंस ईरान को दें। दूसरी तरफ ईरान है, तो ईरान ने भी अपना रिजॉल्व जहां पे शो किया है, लेकिन वहां पे नुकसान भी इनफैक्ट उठाया है। जो बम्बार्डमेंट हुई है, जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, वो अपनी जगह पे हुई है। और मेरी अपनी जाती समझ के अंदर जो अमेरिकन इंटरवेंशन रही है ईरान के हवाले से वो न्यूक्लियर इशू नहीं है। सही। वो एक्चुअली जो इंपीरियल डिजाइन है अमेरिका का इस खित्ते के अंदर, उसको रीइंफोर्स करना है। बिकॉज ईरान हमेशा उसे डिफाई करता रहा है, ईरान रिविजनिस्ट पावर के तौर पे उभरा है। यही वजह है कि जो IAEA का एग्रीमेंट है वो ईरान को इजाजत देता था कि वो अपनी सिविलियन पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे। इसी तरीके से JCPO का जो मुआहदा हुआ जनवरी 2016 में, वो इम्प्लीमेंट हुआ 20 महीने की एफर्ट के बाद, और वो भी सफारतकारी के जरिए से। उसके अंदर भी इजाजत थी कि वो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और फिर ये जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा 27 फरवरी की बात कि वहां पे भी तकरीबन मामला तय हो गए थे यूरेनियम के ऊपर, फिर क्यों हमला हुआ? इनफैक्ट एक तो नेतन्याहू वजह है, इनफैक्ट वो अमेरिका को ड्रैग करके आया, और दूसरा जो इंपीरियल डिजाइन है अमेरिका का वो इन्फोर्स हो। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है उसने कमाल किया और दोनों मुल्कों के दरमियान में ब्रिज किया। ये कोई पहली मर्तबा नहीं किया। 1979 से लेकर अब तक चूंकि सफारती ताल्लुकात ईरान और अमेरिका के खत्म हो गए थे, पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू ही पैगामात आते जाते थे। फिर 12 दिनों की जंग में आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किस तरह ब्रिज किया। और इस दफा जो ट्रायो का है आपकी लीडरशिप का, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वो तीनों मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शटल डिप्लोमेसी करते नजर आ रहे हैं। अरबों को भी, जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, उनको भी बिल्कुल ऐसे ये कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त एक कलीदी सालिस के तौर पर काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं शायद कियानी साहब की गुफ्तगू में? जी, मैं वो कियानी साहब की बात यही कहना चाहता था कि ये ड्राफ्ट तो तब हुआ था जब JD वेंस आए थे और जब दोनों वफूद आए थे पाकिस्तान में, ईरान का और उनका। इसके बाद तो ये लीगल लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल लैंग्वेज होती है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है। उसको उन्होंने ड्राफ्ट करना था जो अपने मुल्क में जाके उन्होंने कर लिया, और वो ड्राफ्ट बिल्कुल शेयर हो चुके हैं। ये जंग ऑफिशियली बंद हो चुकी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला जल्द ये हम कोई खुशी की खबर सुनेंगे। लेकिन सिर्फ देखना यह है कि इसराइल इस टाइम पे उसको कैसे हार्नेस किया जाए। अभी मामला लबनान का रह गया और
और इंशाल्लाह ताला लबनान का भी मामला मेरे ख्याल में अमेरिका ने जैसे कहा है, अगर इफ अमेरिका वांट्स टू हार्नेस इजराइल तो वो कोई ऐसा उनके लिए इशू नहीं है। अभी मुझे ये इल्म है कि इस टाइम पे इजरायली जो कुछ ऐसे आपको मालूम है जो पैसे वाले लोग हैं, वो अमेरिकन इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे कोई उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये बिल्कुल कंफर्म न्यूज़ आपको मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल सही है। अभी नाज़रीन हमें ब्रेक पे जाना है। खबरें ये हैं कि प्रिंसिपल अग्रीमेंट हो चुका है और ये तो बात कंफर्म हो चुकी है कि सीज़ फायर जो है ये तो होगा ही होगा, लेकिन कोशिश की जा रही है कि 21 अप्रैल से पहले मुलाकात भी हो जाए, मुज़ाकरात भी हो जाए, और पूरी कोशिश ये है कि ये जो दूसरा राउंड है ये भी पाकिस्तान में हो। इसमें कितनी सदाकत है कि एक जो अग्रीमेंट है इनिशियली वो हो चुका है, और इसराइल क्या इसमें कोई रुकावट खड़ी कर सकता है? इस सब पे बात करेंगे हम ब्रेक के बाद। पैनल मेरे साथ ही मौजूद है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरे खित्ते को जंग के दहानी की तरफ से वापस लेकर आए और पूरी दुनिया में इस्तेहकाम आए। इस सिलसिले में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं और भरपूर सिफारतकारी पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लेकिन अगर हम दोनों फ़रीक़ैन की बात करें, अगर हम ईरान की बात करें, अगर हम अमरीका की बात करें, तो नाज़रीन एटमी शोबे में बुनियादी नौइयत के जो इख्तलाफात हैं वो अब भी मौजूद हैं। कियानी साहब, सवाल अब यहाँ पर यह है कि ईरान में जो इंतहाई अफजुदा यूरेनियम का मुस्तकबिल है ये मामला, फिर एटमी प्रोग्राम पर पाबंदियों की मुद्दत के हवाले से जो मामलात हैं सर, ये अभी तक बहुत ज़्यादा मुतनाज़े बने हुए हैं। आपको लगता है कि जो फील्ड मार्शल का दौरा ईरान है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए वो कोई बीच का रास्ता निकाल सके हों? जिस तरह से आपने भी ये कहा कि बहुत सी चीज़ों पर जो है वो बात हो गई है और एक इनिशियल जो ड्राफ्ट है वो बन चुका है। आपको लगता है कि राज़ी कर लिया है पाकिस्तान ने इन फरीकैन को, या अभी फ़िलहाल ईरान को? मार्शल साहब की विजिट जो इस वक्त ईरान की है वो पिवटल है, बहुत ही इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सही। और वो अपने साथ एक्सपर्ट्स को भी लेकर गए हैं, जो मैंने कहीं अखबार में पढ़ा है, ज़ाहिर है जी। उनको भी ये बावर करना है, जो ईरान को पता भी है, लेकिन हमने इनको रीइंफोर्स करना है कि भाई आपकी इंटरेस्ट में, पर्सनल इंटरेस्ट में, मुल्क की इंटरेस्ट में और रीजनल ग्लोबल इंटरेस्ट में ये है कि आप ये जो अमेरिका का जो आपको कह रहे हैं कि जी आप इस पर समझौता कर लें, तो ये हो, उसकी मैं वजह थोड़ा बताता हूँ क्या है जी। अगर आप देखें, जब ये 97 रेवोल्यूशन आया था तो उन्होंने तो पहले दिन ही ख़मीनी साहब ने कह दिया था कि हमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब हमें बनाना ही नहीं है जी। ये फिर जो बाद में 2000 और क्या नाम ये 22 में जब इनकी एग्रीमेंट हुई उसमें भी यही था, वो नहीं बनाना चाहते। लेकिन क्योंकि प्रेशर अमेरिका के अंदर इतना है, और स्पेशली ये जोइश लॉबी है और फिर ये रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव और फिर सऊदी इसराइल की, कि इन्होंने इतना प्रेशर डाला कि जी आप इसके ऊपर आप हमसे कहें दस्तखत करें। मैं ये समझता हूँ कि जो ईरान की एक है कि जी सिविलियन यूज के लिए, सिर्फ सिविलियन यूज के लिए हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए, क्योंकि ये गल्फ मुल्क भी बना रहे हैं जी, यहाँ पर एग्रीमेंट मुझे लगता है कि हो जाएगी और दे विल पुट इन ब्लैक एंड व्हाइट कि जी हम इससे आगे नहीं जाएंगे। और IAEA वाले दिन के साथ खड़े हुए हैं, वो तो कहते हैं कि जी बना ही नहीं रहा जी। तो ये जो एग्रीमेंट, ड्राफ्ट एग्रीमेंट है, मैं समझता हूँ इसके अंदर IAEA वाले भी हैं, बीच में शामिल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका के अंदर भी एक्सपर्ट्स बैठे, ईरान के अंदर भी हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अब एक पिवटल रोल फील्ड मार्शल साहब अदा कर रहे हैं। और जबकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो वज़ीर आज़म साहब वहाँ गए हैं, वो भी इनको एक ये गल्फ के मुल्क जो ज़ाहिर है उनको तो बहुत एहसास है भाई, वो उनको जो मामले पड़े हैं जहाँ पर ये इनकी जो थी बेसिस थी गल्फ मुल्कों में, उसमें कोलैटरल डैमेज हुआ है, उनके अपने लोग मारे गए हैं वहां पर उनकी बेसिस को। तो यहाँ मैं ये समझता हूँ कि एक ये दोनों की जो चीजें, जो कंसर्न्स हैं, गल्फ के कंसर्न्स हैं, ईरान के कंसर्न्स, अमेरिका के, वो सारे के सारे यकजा हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये ड्राफ्ट एक्सचेंज हो चुके हैं, बल्कि जो अभी यहाँ है तो वो देखें, अब इसको ब्रिज को जो गैप है उसको ब्रिज करना है, साथ लेकर आना है। और पाकिस्तान का बड़ा पिवटल रोल है यहाँ पर उनको बताने का कि भाई ये इनफ इज इनफ, और अब आप दस्तखत, मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये दस्तखत होंगे और ये इस्लामाबाद डिक्लेरेशन एक जिसे कहते हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में, मैं आखिरी बात करने दे, लैंडमार्क होगा। एक और चीज मैं कहूँ, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने और उसके सफरा ने बहुत ही
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिल्कुल सही है। अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, खबरें भी हैं कि ईरान के दौरे के बाद हो सकता है कि फील्ड मार्शल साहब वाशिंगटन का दौरा भी करें। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और दूसरा सर, अगर हम यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से बात करें, ईरान के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। आप समझते हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी सर्विसेज कुछ ऑफ़र कर सकता है ईरान को, जिस पर ईरान अग्री कर ले? में पाकिस्तान को ये सर्विसेज ऑफर की गई हैं गालिबन, लेकिन पाकिस्तान शायद रिलक्टेंट है। और ये सुनने में आया है कि रशिया भी ये कह रहा है कहीं से कि जी हम उनका फिसाइल मटेरियल रख लेंगे। जी। ऑलमोस्ट 450 किलोज वो मौजूद है, लेकिन अभी ये सिर्फ बातें हैं। असल बात ये है कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात पर इत्तेफाक कर चुकी थी कि वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर रखेंगे और 3% से ज्यादा अफसूदगी नहीं करेंगे। और इसके बदले में वो उनके जो ऑलमोस्ट $100 बिलियन वहां उस टाइम पे मौजूद थे, वो अनफ्रीज कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने अपना वादा वफा नहीं किया, हस्ब आदत अमेरिकन ने। नतीजा ये निकला कि वो मिसट्रस्ट डेवलप हुआ और फिर ईरान ने मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बना लिए। लेकिन हाउएवर वो अब ये बात तो, जैसे अभी सारे दोनों शुरुका ने और डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कर दी कि वो तो कभी न्यूक्लियर बनाना ही नहीं चाहते थे। देखें, उनके पास आबनाए हुर्मुज आ गई है, वो मेरे ख्याल में 100 न्यूक्लियर बम के बराबर उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया है। और ये बात तो चाइना ने भी एग्री कर लिया है कि आबनाए हुर्मुज तो उन्हीं की है। और ये एडमिरल डोंग ने बड़ा वादे बोल दिया है अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट में, जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो आपने बात की कि फील्ड मार्शल साहब, बिल्कुल मुमकिन है कि वो अमेरिका का दौरा कर लें और ये भी मुमकिन है कि वो सऊदी अरब का भी दौरा करें। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि इस टाइम पे आप देखिए कि 193 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन में बैठ के नहीं कर पाई, पाकिस्तान वो किरदार अदा कर रहा है। दिस मीन्स कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा शटल डिप्लोमेसी की जरूरत है। अच्छा जर्नैल तो जंग जीतता भी है, लेकिन जो बेहतरीन जर्नैल होता है वो जंग रुकवा भी देता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये एक बड़ा पैगाम है और पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज कर रही है। देखना यह है कि अब हम अपने ये जो प्लसेस हैं इनको हम मजीद इसको मल्टीप्लाई कैसे कर पाएंगे और खास तौर पे एक ऐसी एनेबलिंग एनवायरनमेंट पाकिस्तान में पैदा करें जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो जाए। मैंने जैसे गुजारिश की कि तकरीबन $90 बिलियन का उनका यूएई के साथ ट्रेड था। पाकिस्तान ये बार्टर ट्रेड करने में कामयाब हो जाता है, जिसको डॉलर में पेमेंट नहीं करेंगे तो याद रखें कि डॉलर पहले भी पेट्रो डॉलर से पेट्रो युआन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। और साथ ही साथ पाकिस्तान अगर डॉलर में पेमेंट नहीं करेगा तो फिर $100 आपका गिर जाएगा मार्केट के अंदर, क्योंकि 90% आप तेल की कीमत में डॉलर को पे करते हैं। और जब तेल आपका अब्दुल्ला साहब, चाइनीज करेंसी की आपने बात की, चीन का जिक्र हम जरूर करना चाहेंगे और डोनाल्ड ट्रंप का जो चाइना का दौरा है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब का भी रुख करना चाहूँगी। डॉक्टर साहब, अगर हम कंपेयर करें इसराइल और ईरान को, तो इसराइल जो अपेरेंटली ये समझा जाता है कि वो एटमी सलाहियत रखता है, लेकिन उसे इतने कड़े सवालों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है जो बारहा ये दावा कर रहा है कि एटमी हथियार हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उसे सख्त पाबंदियों का सामना है। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुसलसल दबाव का शिकार ईरान को किया जा रहा है और एक जंग मुसल्लत कर दी गई है, फोर्स की गई एक जंग है जिसमें से ईरान गुजर रहा है। ये जो डबल स्टैंडर्ड हैं दुनिया के, इसको कैसे आप देखते हैं? आपने सवाल किया है। जवाद जरीफ साहब जो कि एक्स फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फॉरेन अफेयर्स जर्नल के अंदर। उसमें उन्होंने यही आर्गुमेंट दिया है कि अगर आपने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करनी है तो यू हैव टू हैव रीजनल अप्रोच। ये नहीं हो सकता कि रीजन के अंदर एक के पास न्यूक्लियर पावर हो और वही सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी भी हो और दूसरे के ऊपर आप प्रेशर डाले जाएं। यही तो मेरा आर्गुमेंट है। ये जो रीजनल अप्रोच नहीं ली जा रही और ये ईरान इजराइल के न्यूक्लियर वेपन की इन्वेस्टिगेशन नहीं करता या इस पे सवाल नहीं उठता, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक इनविजिबल इंटेंजिबल एक स्ट्रक्चर है न्यू कॉलोनियलिज्म का और वो उसे बरकरार रखना चाहते हैं। यही मेरा आर्गुमेंट है। दूसरा ये कि बुनियादी तौर पे जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि अमेरिकन डिमांड ये है कि जनाब आप 20 सालों तक जो यूरेनियम एनरिचमेंट का राइट है आपका, वो आप हमें दे देंगे, यानी आप यूरेनियम एनरिच नहीं करेंगे। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वो 5 सालों तक तो नहीं करेंगे, उसके बाद
उनका ये हक होगा कि वो सिविलियन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इशू है स्टॉक पाइल का, जो तकरीबन 440 किलोग्राम यूरेनियम है, वो अमेरिकन की डिमांड है कि हमारे हवाले कर दें या IAEA को दे दें। ईरान का मौकफ ये है कि वो हम ना आपके हवाले करेंगे ना IAEA को देंगे, अलबत्ता किसी फ्रेंडली नेशन को देंगे, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके देंगे। जैसे जैसे सैंक्शंस और हमारे एसेट्स को डीफ्रीज करेंगे, सैंक्शंस उठाएंगे, उस निस्बत से हम आपको यूरेनियम हैंड ओवर करेंगे। सही। ये दरमियान में चल रहा था मामला। अब इसमें इस किस्म की डिप्लोमेसी होगी, बिकॉज जो लास्ट टाइम जेडी वेंस साहब ने कहा कि हम अपनी फाइनल ऑफर देके जा रहे हैं और अपनी रेड लाइन का भी की वजाहत करके जा रहे हैं, वो यही थी कि आप यूरेनियम हैंड ओवर कर दें और 20 सालों के लिए आप ये वादा करें, गारंटी दें कि आप यूरेनियम इनरिच नहीं करेंगे। अब ईरान का मौकफ ये है कि क्या ये गारंटी होगी कि आप हम पे जंग दोबारा मुसल्लत नहीं करेंगे। बिकॉज JCPO वगैरह हुआ, उसमें वीटो पावर्स ने गारंटी दी, वो तो जाया हो गई। तो ईरान का ख्याल ये है कि अगर वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर अपनी सोवेरेनिटी अख्तियार कर लेते हैं और इसको रिकॉग्निशन मिल जाती है, तो ये वो गारंटी होगी जिसके बाइस वो समझेंगे कि उन पे दोबारा जंग मुसल्लत नहीं की जाएगी। बिल्कुल, ऐसे दोनों फरीकैन की अगर बात करें तो इस वक्त गारंटी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट समझी जा रही है और दो तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें गारंटी दी जाए। लेकिन अमरीकी वज़ीर जंग की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दिया, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने गलत फैसला किया और मुआहिदा ना किया तो अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एक तरफ बात हो रही है मुज़ाकरात की, एक तरफ बात हो रही है जंग को ख़त्म करने की, और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं। इससे क्या नतीजा निकल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। शाहिद कयानी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बाकी दोनों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक पे जाना है नाजरीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। एक तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए तकरीबन अग्री नज़र आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो तकरीबन तैयार हो चुका है। और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आ रही हैं और ख़ासतौर पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से कुछ हार्ड स्टेटमेंट्स आ रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैं जिक्र कर रही थी अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का, जिन्होंने ये कहा है कि ईरान को अक्लमंदी से काम लेना होगा। अगर ईरान ने गलत फैसला किया और मुआहिदा ना किया तो अमरीकी अफवाज दोबारा जंगी कार्रवाइयाँ करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका मुआहिदों की पासदारी करे और इसराइल फर्स्ट पॉलिसी को तर्क कर दे। अब्दुल्ला साहब, अब सवाल ये है कि ये जो ताल्लुकात हैं इन दोनों ममालिक के दरमियान, ये किस रुख जाते आप देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि इनके दरमियान जो है वो एक मुआहिदा होने जा रहा है और उस मुआहिदे के बाद इस तरह के हार्ड स्टेटमेंट्स जो हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? पीट हेग्सेथ जानबूझ के ये बयान दे रहे हैं। पीट हेग्सेथ को ये नजर आ गया है कि उनके ऊपर जिस तरह से कांग्रेशनल कमेटीज के अंदर नुक्ताचीनी हुई, और मैं तो दूसरे लफ्जों में झाड़ परेड ही कहूंगा, उसका किसी का जवाब नहीं था उनके पास। और उसके बाद इस जंग का जो नतीजा निकला, क्योंकि ये भी पीट हेग्सेथ की मेरे ख्याल में नाकाम पॉलिसियां हैं, और जिस तरीके से उनकी फौज इस टाइम पे पीट हेग्सेथ के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से पीट हेग्सेथ ने उनके फौजी जर्नैलों को निकाला है समेत आर्मी चीफ के, इट क्लियरली शोज के पीट हेग्सेथ के डेज आर नंबर्ड इन दी वॉर मिनिस्ट्री। और ये जो जंग के वजीर थे, इनकी तमाम पॉलिसियां नाकाम रहीं। और डोनाल्ड ट्रंप साहब, जाहिर है आपको पता है कि वो कहते हैं ना, डिफीट इज ऑर्फन एंड विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। तो इस टाइम पे विक्ट्री के लिए तो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन डिफीट के लिए पीट हेग्सेथ को तो बकरा बनना पड़ेगा। और यही वजह है कि ये एक शोला मेरे ख्याल में, जो कहते हैं ना कि वो अब एक दफा फड़फड़ाएगा वो बुझने से पहले। तो आपको पता ही है कि उनकी एंटी इस्लाम सोच जो है बड़ी वाज़े है, उनका जो प्रो इजराइल स्टांस है वो भी बड़ा वाज़े है। उनका जब हाथ वो उठाते हैं टी शर्ट के अंदर, तो जो लिखे हुए 3 टैटूज हैं, मेरे ख्याल में दे आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने इंसानियत के लिए आबनाए हुर्मुज़ खोल दी, इंसानियत के लिए अमन कर रहा हूँ, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि वो इंसानियत के लिए तो नहीं, लेकिन उनकी अपनी सियासत के लिए उनको मामलात करने पड़ रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ मार्का हक के बाद जो मार्का सच सजा है,
और मैं इसको मार्का सच कहता हूँ और इंशाल्लाह ताला ये आपको साबित होगा। नतीजा ये निकलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब मिड टर्म इलेक्शन के लिए और जो अपनी गिरती हुई साख जो सबसे ज्यादा लोएस्ट लेवल पे चली गई है उसको बेहतर करने के लिए वो इस किस्म की हिकमत अमली कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी वो द ऑरा हैज बीन लॉस्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरोप के अंदर उनका सबसे बड़ा एक सपोर्टर था जो कि इसराइल को भी सपोर्ट कर रहा था, हंगरी, यानी कि डेवोस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेतन्याहू इसलिए नहीं जा सकता था स्विट्जरलैंड क्योंकि उसको गिरफ्तारी का शक था, लेकिन उसको जब हंगरी के दौरे पे बुलाया गया तो वो वहां पहुंच गया। इसलिए जो अब वहां 2/3 अक्सरियत के साथ ट्रंप के हामी को शिकस्त हुई है, विक्टर को, इससे बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि अमेरिका का असर रसूख खत्म हो चुका है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख को बचाने के लिए जेडी वेंस को नहीं बल्कि खुद आएंगे और साथ ही साथ जो है ये मुआहदात के ऊपर अमल दरामद भी कराएंगे। इस टाइम पे पीठ। अच्छा अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि जो दूसरा दौर होने जा रहा है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, जिस तरह से आपको पता है वो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट। अब्दुल्ला साहब, हम क्यों ये भूल रहे हैं? उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो क्रेडिट सारा मैं लूंगा और अगर नाकाम होते हैं तो जेडी वेंस का कसूर होगा। देखिए, वो तो जेडी वेंस तो 2021 में जब सेनेटर नहीं बने थे तो आप जरा उनके ट्वीट्स आई विश के वो तो उन्होंने डिलीट कर दिए उसके बाद। जो वो डोनाल्ड ट्रंप की क्लास लिया करते थे वो तो सबको पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के सबसे जो नापसंदीदा शख्सियात में से हैं वो जेडी वेंस हैं। जाहिर है उनका मुस्तकबिल भी है, लेकिन साथ ही साथ ये है कि अमेरिका के सदर ये चाहेंगे कि मेरे साथ कोई ऐसा आदमी आए जो मुस्तकबिल में मेरे ऊपर जो वॉर क्राइम्स कायम हो रहे हैं उनको कहीं वो न्यूट्रलाइज कर दे। इसलिए वो अब ये पूरी कोशिश करेंगे कि वो ये क्रेडिट खुद लें और दुनिया के अंदर एक अमन, क्योंकि उन्होंने पोप को भी रगड़ा लगा दिया है, हालांकि उस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। आप उनके पेशवा को, जो क्रिश्चियन पेशवा हैं, उनको भी खराब कर रहे हैं। आप अपनी पता नहीं तस्वीर मसीहा की शक्ल में पेश करके फिर डॉक्टर कहते हैं, फिर उसको डिलीट कर देते हैं। यकीनन ये ट्रंप की ज़हनी कैफियत को बयान कर रही हैं चीजें हैं और बड़ी तनकीद का। जी अब्दुल्ला साहब जी। एब्सोलूट एरोगेंस से एब्सोलूट सरेंडर तक का सफर है और इसके अंदर याद रखें कि वो ये कोशिश करेंगे कि ये तमाम क्रेडिट खुद लें। बिल्कुल सही अब्दुल्ला साहब। एब्सोल्यूट जो है वो आपने कहा है कि जो वर्ड है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ किया है और अब मुकम्मल तौर पर सरेंडर वो करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे वो माने या चाहे वो ना माने। अगले राउंड के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद आएंगे? क्योंकि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगला राउंड जो है वो आखिरी राउंड होगा और कहीं ना कहीं ये फैसला कुन राउंड भी साबित होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या खुद आएंगे? और दूसरा सर सवाल ये है कि इसराइल तो लबनान पर हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए है, तो इसराइल की गारंटी कौन लेगा कि इसराइल जो है वो डीरेल नहीं करेगा इन मुज़ाकरात को? इसराइल की जो डोरे हैं वो अमेरिका के हाथ में है। इस टाइम पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत ख़राब है। डिप्लोमेटिक तो मुकम्मल आइसोलेशन हो गया है। यूरोप के ममालिक, इटालियन प्राइम मिनिस्टर ये कह चुकी हैं मेलोनी कि हम तो ऑटोमेटिकली उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करेंगे। स्पेन ने अपना सफीर तक बुला लिया है, डिप्लोमेटिक टाइज ब्रेक कर लिए हैं, फ्लोटेला भिजवा दिया है। और दिस मीन्स कि अगर ये दो बड़े मुल्क यूरोप के उसके खिलाफ खड़े हैं तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन। और फिर मैक्रोन ने जिस तरह से ट्वीट किया उसके अंदर इजराइल को उसने बाकायदा एक किस्म का तंबीही किया है कि जनाब तुम लबनान पे गलत काम कर रहे हो। तो इसराइल के पास जो इस टाइम पे डिफेंस इक्विपमेंट है उसकी भी कमी रह गई है। आई थिंक कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अगर चाहें तो ही कैन ऑलवेज फिक्स इसराइल प्रॉपरली, और ये कोई मुश्किल उनके लिए काम नहीं है। और मेरे ख्याल में ये काम होना शुरू हो चुका है। जैसे मैंने शुरू में आपसे गुजारिश की थी कि इस टाइम पे जो इन्फ्लुएंशियल जो ज्यूइश लॉबी है वो वहाँ अमेरिकन लॉबी के साथ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनसे मिलने की ख्वाहा है, लेकिन वो मिलने से इनकारी हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे व्हाइट हाउस की जो डायरेक्शन है वो कुछ और है। उनको ये नजर आ गया कि अमेरिका फर्स्ट, न कि इसराइल फर्स्ट। ठीक है, इसराइल उनके साथ एलाई जरूर है, इसराइल के लिए उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके चीजें की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये भी सोचने पे मजबूर हैं कि आखिर वो क्या वजूहात थी कि कोई भी अमेरिका का माजी का प्रेसिडेंट उसने बराह रास्त इसराइल के कहने पे जंग नहीं की। और अब जो मिलिट्री का मूड उनका है वो मिलिट्री का मूड टोटल
टोटल का टोटल इस टाइम पे एंटी इसराइल मौजूद है। इस वजह से इसराइल को बैक डाउन का बिल्कुल सही। अब्दुल्ला साहब, क्योंकि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहूँगी कि अमेरिका और जो चाइना के ताल्लुकात हैं, सिर्फ 15 मई दौरा भी करने जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने वार्न किया है कि यहाँ पे आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने जो जंगी मामलात हैं वो सारे आपके कंप्लीट होने चाहिए। और फिर कल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो ट्वीट किया गया कि जब मैं चाइना जाऊँगा तो शी जिनपिंग जो हैं ही विल गिव मी अ बिग फैट हग। तो सर ये क्या शो कर रहा है? क्या मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं चाइना के साथ अमेरिका के? देखिए, प्रेसिडेंट शी ने तो मेरे ख्याल में एक जादू की जप्फी उनको पहले ही दे चुके हैं, और अगर वो मजीद लेना चाहते हैं तो वो भी लेके देख लें। लेकिन नजर ये आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल वहां जाएंगे, लेकिन इस टाइम पे वो एक ऐसे मुल्क जाएंगे जो उनके साथ एक सुपर पावर का स्टेटस शेयर कर रहा है। और अमेरिका अब सोल सुपर पावर की जगह अब वही वाली बात जो 3 सितंबर 25 को शी जिनपिंग ने कहा था कि दुनिया जो है वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुकी है, अब इट इज नो लॉन्गर यूनिपोलर वर्ल्ड। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि धमकी की और धौंस की सियासत और लोगों को डराने की ये ओवर हो चुका है ईरान। और यही चीज उन्होंने अपना जो 4 निकाती फार्मूला यूएई के जो वहां गए थे। बिल्कुल सही। और मेरे ख्याल में अमेरिका ये बात अब बिल्कुल समझ चुका है, जान का है। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।